एवरीवन, मैं से सात्विक खरे और आज हम अपने एशियन हिस्ट्री कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपने फाउंडेशन के टॉपिक को कवर कर लिया था, जहाँ पे हमने कई टॉपिक्स पढ़े थे जो हमारा बेस बनाते हैं हिस्ट्री का। इसके बाद में हमने स्टोन एज के बारे में जाना। स्टोन एज में हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, 3 एजेस के बारे में पढ़े थे। एक था पैलियोलिथिक एज, फिर पढ़े हम मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। जो लास्ट के 2 पार्ट हैं हमारे न्यूलिथिक एज को डील करते हैं, जहाँ पे कई प्रकार के हमने डेवलपमेंट देखे जो एक ह्यूमन लाइफ में आ रहे थे, हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे थे और कैसे हमारे सेटलमेंट में चेंजेस आ रहे थे। अब इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज कई बुक्स में कॉपर एज भी कहते हैं। यहाँ पे पहली बार ह्यूमन ने मेटल का यूज करना शुरू किया। मेटल कौन सा? मेटल कॉपर। हम इस एज को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। यहाँ पे पहले टाइमलाइन का फेज समझेंगे, टाइमलाइन कैसी चल रही है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक इमेजिनेशन क्रिएट करवाना चाहता हूँ, जैसे आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, आप कुछ ढूंढ रहे हो, आप कैसे चीज़ों को खोजोगे, ठीक है, और आप कैसे अपने आप को उस जगह पे रख के देख पा रहे हो, ये मेरी पहली अप्रोच रहेगी। दूसरा, हम इस कोर्स को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया जूम इन जूम आउट करके देखने की कोशिश करेंगे। जूम इन मतलब क्या? जो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, उनको हम जूम इन करेंगे और जूम आउट करेंगे। मतलब क्या? एक हम ब्रॉड एस्पेक्ट भी देखेंगे और एक मैक्रो प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत इजी टू इजी करवा पाऊं, और इसको मैं 0 से लेके हाई तक लेके जाने की कोशिश करूंगा, जहां पे जो हमारे एग्जामिनेशन की नीड है। ठीक है, तो चलिए इस कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम चैप्टर में देखें क्या क्या होता है। देखिए, लास्ट वीडियोस में, लास्ट एजेस में अभी हमने पैलियोलिथिक के बारे में जान गए थे कि क्या पैलियोलिथिक होती है, कैसे पैलियोलिथिक का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में हम मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़े, न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़े, और अब जो हमारी एज आती है वो आती है चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज, कॉपर एज। इस एज को 3000 से लेके 5000 बीसी तक में माना जाता है। देखिए 3000 कैसे, अब पहले टाइमलाइन को देखने की कोशिश करते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेटली जनरलाइज टाइमलाइन है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था, जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्टोन एज वाला फेज पढ़ रहे हैं, इंडस वैली वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही केवल हैं, उनको एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये रेंज होती होगी ईयर वाइज, ये ईयर्स के फेजेस होते होंगे। क्योंकि देखिए कई बुक्स में अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, तो हम एक स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन लेके चलते हैं। तो अगर कहीं आपको किसी और बुक में कुछ और एजेस दिख रहा है जहाँ पे 1500 ऐसा कुछ ईयर्स का डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो परेशान मत हुई। एक स्टैंडर्डाइज है कि अपन एक जनरलाइज फॉर्म में टाइम को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए चारकोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज दोनों एक पॉइंट पे पैरेलल हो रही हैं एक दूसरे से। कैसे कंटेम्परेरी हो रही हैं? देखिए, यहाँ पे 2000 बीसी में कवर हो रहा है और 2000 के पहले हमारा आता है 3000 पहले आएगा, फिर आएगा 2000, फिर हमारे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे, 500 बीसी तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फेज है ये एक पल को ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे से। मतलब आप ये कह सकते हो एक पॉइंट पे इंडिया में न्यूलिथिक एज चल रही है, वहीं कहीं कहीं न्यूलिथिक के साथ में चारकोलिथिक कल्चर भी डेवलप हो रहा है। कल्चर के बारे में हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, फिर से रिवाइज करेंगे। इसके टाइम पीरियड को समझने की फिर से कोशिश करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए अपना एक पॉइंट चल रहा है, ये पूरी लाइन चल रही है न्यूलिथिक की। न्यूलिथिक के पॉइंट के बाद से बीच में से लास्ट एक फेज में, जो हमारा लास्ट फेज है, यहाँ से हमारी कॉपर एज भी शुरू हो जाती है। तो ये जो फेज है ये हम इसको कह सकते हैं ये 2000 है हमारा, और ये हमारा 3000 है। तो ये जो फेज है ये एक ओवरलैप वाला फेज हो जाता है कहीं कहीं, जिसको आगे जाके ऑथर कहते हैं ये न्यूलिथिक चारकोलिथिक कल्चर वाला फेज है। न्यूलिथिक चारकोलिथिक कल्चर मतलब क्या? ग्रेजुअली धीरे धीरे जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, न्यूलिथिक जो लोग रह रहे थे, वो अब धीरे धीरे करके चारकोलिथिक फेज में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर को जो हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है अपन ने, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये तीनों एजेस एक ओवरलैप फेज में चल रही हैं। इनको आप आइसोलेट मत करके पढ़िए कि एग्जैक्ट 3000 में ही क्लोज हो गया होगा, इसके बाद न्यूलिथिक कल्चर होंगे ही नहीं कहीं पे, या फिर 8000 में अपना मेसोलिथिक खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये दोनों ओवरलैप फेज में चल रहे हैं। कहीं पे भारत के किसी हिस्से में डेवलपमेंट न्यूलिथिक की तरफ चल रहा है, तो कहीं पे चारकोलिथिक कल्चर की तरफ एडवांसमेंट हो गया है। ठीक है, तो एक तरह से इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे से पैरेलल कंटेम्परेरी फॉर्म में चल रहे हैं कल्चर्स। अब देखते आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे इस पूरी एज को। देखिए, चारकोलिथिक का एज जो है, पूरी चारकोलिथिक एज पूरी कॉपर पे डिपेंड करती है। क्या? पहली बार हमने अपने जीवन में ह्यूमन ने मेटल का यूज शुरू हुआ। आपको पहले लग रहा होगा ना मेटल कैसे आया, अभी तक तो अपन स्टोन बेस्ड चल रहे थे, तभी तो हमने स्टोन एज कहा था। तो अब जब अपन मेटल का यूज करने लगते हैं, मेटल में क्या? कॉपर, तो इस एज को अपन चारकोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर में आपको बुक से थोड़ा सा हटके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बिल्कुल बेसिक रूट से ले जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस क्लास का फ्लो बता दूं कि कैसे हम चीज़ों को आगे ग्रेजुअली पढ़ेंगे, इससे आपका माइंड में एक सेट आ जाए
कि हम कितना टॉपिक कहाँ से कितना कैसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने टाइमलाइन डिस्कस करी, जहां पे हमने ये जाना ये सब चीजें एक दूसरे से ओवरलैप हो रही हैं, कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रही हैं, पैरेलल चल रही है, कंटेम्परेरी चल रही है, इंटरलिंक्ड भी चल रही है, कोई कोई एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं, हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक्स के बारे में। और हमने ये जाना कि ये सब चीजें एक आइसोलेशन फेज में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एग्जैक्ट डेट के कारण इस चीज का सेटलमेंट चेंज हो गया होगा। इसके बाद हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कॉपर के बारे में जानने के लिए कि भाई कॉपर है क्या। कॉपर एज के बारे में तो आप पढ़ रहे हो, हमने साइंस में कॉपर पढ़ा है, बट एक्चुअली कॉपर कैसे आया, कैसे उसका यूज शुरू हुआ, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली बुक में डायरेक्ट हम कॉपर को ही अपना टॉपिक बना के आगे डील करने लगते हैं, बल्कि हम जनरली समझ नहीं पाते हैं कि कॉपर कहाँ से आया है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन ने कॉपर की खोज कैसे करी। तो इस सब चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। और मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कहीं कहीं पे मैं आपको चाहूंगा कि आप उस फेज में ही जाके अपने आप को खड़ा करें जिस फेज के अपन बात कर रहे हैं। मतलब आप प्री हिस्ट्री में जाके अपने आप को इमेजिन करें और वहां पे जाके सोचें कि अगर मैं इस चीज का यूज कर रहा हूं तो मैं कैसे यूज कर रहा हूं। ठीक है, उस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे, एक्टिविटीज को हम समझते हुए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम देखेंगे कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस कैसे होती है, मतलब इन्होंने रॉक से कैसे कॉपर को सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया, क्योंकि फिर तो उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाता है, जहां से हम बुकिश फॉर्म में कंटेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो पूरा डायरेक्टली बुक से लिंक हो जाएंगे। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कॉपर एज के बारे में, लास्ट पीवाईक्यूज एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम नेट में पीवाईक्यूज ना आके हमारे पास में यूपीएससी ऑप्शनल के ज्यादा पीवाईक्यू आए हैं, उनको डील करेंगे। फिर चालकुलितिक कल्चर्स देखेंगे। कल्चर के बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कल्चर मतलब क्या होता है। जनरली पहली बार मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेसन में भी जो हमारी सोर्स ऑफ हिस्ट्री वाला टॉपिक था उसमें कल्चर के बारे में बताया था, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम जनरली दो टाइप के कल्चर्स देखते हैं, चालकुलितिक फार्मिंग कल्चर और कॉपर होल्ड कल्चर्स। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनका एनालिसिस मैप बेस्ड करेंगे। मैप बेस्ड मतलब क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे साइट बेस्ड एनालिसिस करेंगे, कैसा कल्चर डेवलप हो रहा है, किस एरिया में डेवलप हो रहा है। फिर इनके हम फीचर्स पे जाएंगे और यहाँ से अपने लिमिटेशंस को कवर करके पूरी कॉपर एज को समराइज करेंगे। ठीक है, और ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है, ये आपके ऑप्शनल अप्रोच के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग की जो अप्रोच है, जहां पे आपको थीम समझ में आना चाहिए, मैं वहां पे थीम कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे फैक्ट्स आपको स्लाइड्स में दिए गए हैं, इससे ज्यादा अगर आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स चाहिए हैं तो आप उपेंद्र में आर एस शर्मा बुक को रेफर कर लीजिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। वैसे मैंने बहुत सारे फैक्ट्स कवर करके रखे हैं स्लाइड्स में। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। देखिए कॉपर, सबसे पहली बात तो कॉपर, आपने कॉपर के बारे में इसके पहले सुना है कभी? कॉपर मतलब क्या होता है? आप हमसे कहोगे सर मैंने कॉपर के बर्तन देखे हैं जो मेरे घर में भी कभी कभी यूज होते हैं। कोई कहता है कॉपर के बर्तन स्टोर करने से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चलती है, कॉपर फायदेमंद होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने कॉपर को वायर में देखा है, जो हमारी लाइट की फिटिंग में यूज होते हैं, कॉपर वायर, है ना। और हमने कॉपर को एक बार पीरियड टेबल में भी देखा है, जब हम छोटे थे, हम अपनी क्लासेस में थे, या फिर हम जब साइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। आपने जब साइंस पढ़ी तो साइंस पढ़ते हुए आपने एक चीज देखी होगी, आपको डायरेक्ट कॉपर वर्ड से इंट्रोड्यूस किया गया, कॉपर की स्मेल्टिंग प्रोसेस, कैसे कॉपर आ रहा है इसके बारे में बताया गया। ठीक है, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो ज्योग्राफी में आपको कॉपर की साइट्स बताई गई, कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है, इंडिया में कहाँ पाया जाता है। अब आपको हिस्ट्री में ये कहानी पता चलेगी कैसे कॉपर आया और कैसे लोगों ने कॉपर का यूज किया, और इन दोनों चीजों से कैसे जीवन परिवर्तन हुआ, कैसे लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हुई। तो आप इस चैप्टर से सबसे पहली बार ये देखेंगे कैसे एक मेटल के आने से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। लाइफ स्टाइल समझते हैं कैसे, कैसे हमारे जीवन में ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम लेके देखेंगे। ठीक है, पहली बात मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहला मेटल है जो हमारे ह्यूमन ने यूज करना शुरू किया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे कई डाउट्स छोटे छोटे हम इस टॉपिक पे कवर करने की कोशिश करेंगे और हमारा एनालिसिस हिस्टोरिकल एनालिसिस रहेगा। आपने साइंस में तो बहुत बार कॉपर पढ़ा है, आज आप ये देखिए कि हिस्ट्री में कॉपर कैसे आता है और कॉपर का यूज कैसे करके अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉपर जनरली एक ओर है, ठीक है, जो एक इस रॉक फॉर्म में मिलता है, और इससे कैसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो हम देखेंगे आगे जाके। इन पूरी प्रोसेस को कैसे ह्यूमन ने बनाया, इस प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई इस पत्थर से कॉपर को एक्सट्रैक्ट कैसे किया। यहाँ पे तो पत्थर दिख रहा है और यहाँ पे कुछ और कंटेंट दिख रहा है, ये कॉपर है, ये रिफाइंड कॉपर है और ये कुछ और है, इसको कैसे बनाया होगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा एक पत्थर से हम कॉपर कैसे बनाए, क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था,
आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी चीज समझ में आ रही थी यार, कॉपर से हमने वो स्टोन से हमने टूल बनाए, थोड़ा घिस लिया, थोड़ा रब किया, उसको शार्प कर लिया। तो पत्थर से टूल बनाना बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बल्कि अब जब आप पत्थर से आप उसका मेटल निकाल रहे हो, उस प्रोसेस को कैसे यूज किया, कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो इस चीज से हम समझ लेंगे कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लोगों का मेंटल एबिलिटी कैसे बढ़ रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा तो न्यूलिथिक फेज में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, डाइटरी चेंजेस हो रहे थे। डाइटरी चेंजेस के कारण हमारा जो ब्रेन फंक्शन था वो भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो जो ब्रेन फंक्शन बढ़ रहा था, तो एक तरह से लोगों का माइंड बहुत एक्टिव वर्क कर रहा था, और वैसे ही धीरे धीरे करके हमें पता चलता है कि लोग अपने एनवायरनमेंट को और ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे, देखने लगे यार क्या हो सकता है, क्या चीज है, इसका हम कैसे जुगाड़ करके यूज कर पा रहे हैं। वैसे ही उसमें से एक इनोवेशन, एक इन्वेंशन हुआ कॉपर। उस कॉपर को हम पहले ये देखते हैं कैसे उन लोगों ने यूज किया, कैसे उन्होंने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम दिस ओर, ठीक है। देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड करी है इस पे, इसको पहले फोकस करके देखते हैं। ये हमारा जो पत्थर है, जो मैंने आपको लास्ट फोटो में देखा, ये वही पत्थर है। इससे कैसे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एंशिएंट मेथड। एंशिएंट मेथड मतलब जो उन्होंने मेथड यूज किया होगा, ठीक है। चलो प्ले करते हैं, देखते हैं। पहले पत्थर को तोड़ा, और तोड़ते तोड़ते इसको, आपको याद होगा कि हमने न्यूलिथिक में जान लिया था कि आपके पास में ग्राइंडिंग टूल्स मिले थे। ग्राइंडिंग टूल्स मतलब क्या, हम अनाज को पाउडर फॉर्म में करने लगे थे। आपको याद होगा अपन ने वीट को किया था, हमारे पास में कई एविडेंसेस मिले थे जिसमें हमने कहा था कि भाई ये तो ग्राइंडिंग टूल है, इसको दो पत्थर में रख के वो तोड़ रहे हैं, जिससे वीट से कुछ और बना पा रहे हैं, बाजरे से कुछ और बना पा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने कॉपर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। तो देखिए पहले इन्होंने कॉपर को, पत्थर को तोड़ा, पाउडर फॉर्म में बनाया। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद में देखिए ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है। पाउडर फॉर्म के बाद में इस पाउडर को एक गर्म करने वाले, आप लोग जब फायर एल्टर्स देखे थे अपन, छोटे छोटे एविडेंसेस मिले थे कि वहां पे आग का यूज कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने इस पाउडर को आग में रखा। आग में रखने के बाद में ये चीज देखी कुछ इस प्रकार से आती है। ये चीज उन्होंने उसको आग में रखा, फिर धीरे धीरे करके जब मेल्ट होने लगता है कॉपर, मेल्ट होने के बाद वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दिखने लगता है। अब इस एक्सट्रैक्ट फॉर्म के बाद में इसको किया उन्होंने ठंडा, ठंडा करते अब यहां से इनके पास में कॉपर के पार्टिकल सेपरेट दिखने लगे, थोड़े रॉक से अलग हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो रॉक वाला पार्टिकल था, जो कोल दिख रहा था अपन को कि लकड़ी वगैरह जला रहे हैं फायर के साथ में, उसको सेपरेट किया। अब सेपरेट करते करते अब देखिए ये व्यक्ति एक एक पार्टिकल उठा रहा है। पार्टिकल देखिए कैसे, कॉपर के छोटे छोटे दाने उठाएगा, उन दानों को साफ कर करके देखिए ये दाना इसको अलग रखता जा रहा है, ठीक है। अब इन दानों को धीरे धीरे एक छोटे से पॉट टाइप के सिस्टम में उसको डालेगा, ठीक है। इसको डाल के देखिए इसे डाला और इसको भी गर्म करने रख दिया। और जब ये गर्म होने लगता है, ये देखिए गर्म हो रहा है। अब जैसे गर्म होगा ये इसको निकालेंगे, और देखिए अब इसको जो मेल्टेड फॉर्म है उसको एक सैंड के ऊपर डाला, ठीक है। अब ये जो सैंड है, जब ये ठंडा हो जाएगी सैंड, तो इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद पानी में डाल देंगे, ठीक है। अब पानी में डालने के बाद आप ध्यान से देखिए कि ये कॉपर, फिर कॉपर आ रहा है, ओरिजिनल कॉपर देखने लगा आपको। ये एक्सट्रैक्टेड कॉपर है, जिसको अपन कहेंगे ना कि उससे अपन ने रॉक से हटा दिया, और अब इसका जो कलर है अपने पास में कॉपर का अलग समझ में आ रहा है कि कॉपर है। अब देखिए कॉपर एक सॉफ्ट मेटल टाइप होता है जिसको इजीली आप तोड़ तोड़ के शेप दे सकते हो, ठीक है। तो अब हमने एक चीज समझ ली कि कैसे कॉपर को इंट्रोड्यूस किया रॉक से एक प्योर फॉर्म में लाने का, पहला पॉइंट आप समझ गए, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप नोटिस करिए कि ये प्रोसेस बनाने के लिए लोगों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो गया होगा, लोगों का कितना ज्यादा विकास हो गया होगा कि उन्होंने इस स्टेप को फॉलो किया, मतलब दो प्रोसेस के बीच में गए, तब वो कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब हमें यह पता चल गया कि कैसे कॉपर आ रहा है, ठीक है। अब इस एज को हम थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेशन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेशन में आप कहेंगे यार कॉपर एज में तो इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है यार, यूपीएससी के मेंस में कुछ नहीं आता है, और पर ऑप्शनल की अप्रोच में आप देखेंगे, देखिए क्या क्या कंटेंट आता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट, ये 2023 का पेपर है जहां पे चालकोलिथिक पॉटरी के बारे में पूछा गया है। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जहां पे चालकोलिथिक पॉटरी कल्चर और लाइफ स्टाइल कैसे बताती है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। दूसरा, नॉन हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर, मतलब वो कल्चर जो हड़प्पन के साथ लिंक नहीं थे, सेंट्रल और डेक्कन इंडिया में, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट 2000 से लेके 5000 बीसी, मतलब हमें कॉपर एज के बारे में लिखना पड़ेगा।
तो ये वाली जो एज है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, अब देखिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, कॉपर। कॉपर एज को पढ़ने के लिए मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट सिंपल मेथड के लिए ले जाने की कोशिश करता हूँ। बस उसके लिए आपको मेरे साथ इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे मैं आपको आर्कोलॉजिस्ट बनाऊंगा, कहीं पे आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट में लेने की कोशिश करूंगा। देखिए, चाल्कोलिथिक मतलब होता है जहां पे कॉपर और स्टोन, चाल्को मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है स्टोन, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो वह एज जहां पे हमने कॉपर और स्टोन दोनों का यूज किया है उसको अपन चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। ये कहाँ यूज किया, हमने टूल्स बनाए हैं, हमने कई प्रकार की ज्वेलरीज बनाई है, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, इसलिए हम इस एज को कॉपर एज कहते हैं। ठीक है, देखिए मैनी न्यूलिथिक साइट्स, जहाँ पे कई ऐसी साइट्स थी जो न्यूलिथिक साइट्स थी, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ही चाल्कोलिथिक फेज में कन्वर्ट होती गई। आप ये कहेंगे नए रूप से चाल्कोलिथिक का, ऐसा नहीं था। लोगों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा था। जो न्यूलिथिक के लोग थे वही धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते मेटल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को चाल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। आर्कोलॉजिस्ट चाल्कोलिथिक कल्चर को कहीं कहीं एक्सटेंशन भी कहते हैं कि भाई ये एक्सटेंशन है न्यूलिथिक का। एक्सटेंशन समझते हैं, मतलब क्या कि यहां से न्यूलिथिक का एक्सटेंशन ही हो रहा है, कि बढ़ रही है, ये न्यूलिथिक के आगे वाला फेज ही है। और इसको ए न्यूलिथिक और एन न्यूलिथिक वर्ड से भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं बुक में आपको ये वर्ड अगर मिल जाता है तो कंफ्यूज मत होइए, पेपर में भी अगर आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहाँ कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्ड लिखा था, तो यहाँ पे अगर वो ए न्यूलिथिक या एन न्यूलिथिक कर देता तो आप इतने में घूम जाते कि भाई कौन सी फेज की बात कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए कॉपर अपना महत्व बिल्कुल अलग रखता है, क्योंकि हम अपने जीवन में एज अ ह्यूमन सबसे पहली बार मेटल को खोजे हैं, सबसे पहली बार मेटल का यूज करना शुरू करे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटल के साथ में कई कई जगह पे लो ग्रेड ब्रॉन्ज भी मिलता है। इसके बारे में आगे जब इंडस वैली की बात पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ब्रॉन्ज एज के बारे में डील करेंगे। अब हम कॉपर में फोकस करते हैं। ठीक है, कॉपर हमें मोस्टली प्री हड़प्पन फेज से मिलना शुरू हो जाता है और ये पोस्ट हड़प्पन फेज तक चलता है। मैं आगे पॉइंट बताऊंगा, इंडस वैली से कंपैरिजन करके देखेंगे हम चाल्कोलिथिक फेज का, तो हमें पॉइंट क्लियर होगा कि ये दोनों पैरेलल थे और कैसे कैसे कनेक्टिविटी चलती है, कितनी क्या कनेक्टिविटी चलती है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट आपको बताऊं, जो चाल्कोलिथिक कम्युनिटीज हैं ये रूरल कम्युनिटीज हैं। मतलब क्या, ये अर्बन नहीं थे, और जो हमारी इंडस वैली थी वो एक अर्बन सेटलमेंट के रूप में मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूलिथिक का ही अपग्रेडेशन फॉर्म है, जहां पे हमें कॉपर के एविडेंस मिलने लगते हैं, कॉपर का यूज करने लगते हैं। तो ये न्यूलिथिक के बाद की कंटिन्यूएशन फेज है, एक तरीके कह लीजिए न्यूलिथिक के बाद कंटिन्यूएशन फेज है। पहले इसी के बगल में देखेंगे ध्यान से तो इसके साथ साथ में इंडस वैली का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से कंटेम्परेरी चल रही हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि चाल्कोलिथिक इंडिया में कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ कहाँ पे खोजा गया है। अब एक पल को अपनी आंख बंद करिए और अब आपको मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपसे कहा जा रहा है भाई यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, आपको कॉपर साइट्स के बारे में पता करना है, कॉपर के बारे में खोजबीन करनी है और मुझे बताना है। ठीक है, तो अपन सब, आप और मैं मिलके कॉपर के बारे में खोज करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, कि हम कैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट होके एक चीजों का खोज करते हैं। ठीक है, देखें आर्कियोलॉजी में आप ट्रेनिंग मिलती है जहां पे आपने ऑब्जर्व किया, अरे यार मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़नी है और बुक्स में एक एनालिसिस मिलता है कि अगर हम भारत में कॉपर के बारे में देखेंगे तो हम दो टाइप की समझ में आती है। पहला आता है चाल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर और दूसरा होता है चाल्कोलिथिक कॉपर होल्ड कल्चर। कॉपर होल्ड मतलब क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम चीजें देखेंगे और यहाँ पे हम फार्मिंग के हिसाब से चीजें देखेंगे। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं वो फार्मिंग कर रही हैं और यहाँ पे जो हमें कॉपर का यूज दिख रहा है वो कॉपर इंप्लीमेंट्स के रूप में दिख रहा है। जैसे क्या ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, हमें हार्पून्स मिली हैं, एंटीनास मिले हैं, स्वॉर्ड्स मिले हैं, एंथ्रोमॉर्फ्स फिगर्स मिले हैं। ठीक है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें पूरे इंडिया को दो प्रोस्पेक्टिव से देखना है, एक देखना है फार्मिंग कल्चर के हिसाब से और दूसरा देखना है चाल्कोलिथिक होल्ड कल्चर के हिसाब से। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा भाई कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर मतलब क्या, हमने तो अपनी जनरली भाषा में सुना है संस्कृति, संस्कृति मतलब रहना करना खाना ये चीज होती है, बट एक्चुअली जब आप हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी पॉइंट से देखेंगे तो कल्चर का अर्थ अलग होता है। देखिए कल्चर, जब एक पॉइंट मतलब एक आपको आर्टिफैक्ट या एक वस्तु एक ही मिलती है तो अपन उसको कहते हैं आर्टिफैक्ट। मतलब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई छोटा सा गांव है, वहां पे आपको पॉट मिला तो आपने कहा इसको आर्टिफैक्ट। ठीक है, अब आप जब उसको ब्रॉड एस्पेक्ट में देखेंगे बहुत दूर तक उसका फैलाव है और सेम ही चीज मिल रही है, सेम ही टाइप में चीज मिल रही है, तो अपन उसको कहेंगे इंडस्ट्री। और जब और एस्पेक्ट बढ़ जाता है और ज्योग्राफिकल एरिया फैल जाता है तो अपन उसको कहेंगे असेंबलीज। ठीक है, और असेंबलीज से भी बढ़ने लगती है चीजें तो अपन उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल कल्चर। तो अब जो अपन पॉइंट पढ़ेंगे वो इस पॉइंट को लेके पढ़ेंगे। मतलब क्या
कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हमें मल्टीपल जगह मिलने लगते हैं और उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपन उन चीज़ों को आर्कोलॉजिकल कल्चर्स कहते हैं। ठीक है, वापस देखते हैं, यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर, जहाँ पे हम फार्मिंग को लेकर डील करेंगे, जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, कॉपर का यूज हो रहा है, और दूसरा हम देखेंगे जहाँ पे कॉपर का एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इसी के साथ में हम पॉटरी के बारे में पढ़ेंगे, हम दो आगे हमारा पॉइंट है उसको डील करेंगे। अब आप अपने आप को यहाँ पे 3000 BC में रख के देख लीजिए। अब आप अपने आप को 3000 BC में रखिए कि मैं यहाँ पे ह्यूमन हूँ, मैं यहाँ पे कुछ खोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, हमारे फार्मिंग कल्चर को, जो हमारा पहला पॉइंट है फार्मिंग कल्चर को मल्टीपल डिफरेंसेस के कारण डिवाइड किया गया। डिफरेंसेस क्या? उनके अंदर रीजनल वेरिएशंस थे। रीजनल वेरिएशंस कैसे होते हैं? मान लीजिए कहीं पे कुछ अलग टाइप की चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे कहीं और कल्चर चल रहा है, कुछ और यूज़ हो रहा है, फार्मिंग किसी और चीज़ की हो रही है, जोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं। इस कारण से आर्कोलॉजिस्ट ने इन सबको अलग अलग कल्चर में डिवाइड किया है, जहाँ पे हम जोधपुरा गणेशपुरा कल्चर के बारे में देखेंगे, फिर हम आहार बनास कल्चर के बारे में देखेंगे, कायथा कल्चर के बारे में देखेंगे, मालवा कल्चर के बारे में देखेंगे, रंगपुर कल्चर के बारे में देखेंगे, प्रभास, सावल्डा कल्चर और जोरवे कल्चर। ये सभी चीज़ें, जो सभी कल्चर्स हैं, ये कॉपर कल्चर हैं, मतलब कॉपर एज के ही कल्चर है, जहाँ पे हम कॉपर का यूज समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं इनमें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले कि देखिए कायथा कल्चर, ये सबकी टाइमलाइन है, आप एक बार देख लीजिए। आहा बनारस कल्चर है, प्रभास कल्चर, रंगपुर कल्चर, ये इग्नू का मटेरियल है, मैंने इग्नू से टाइमलाइन कॉपी करी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला कल्चर हमारा जोधपुरा गणेशपुरा कल्चर। अब अपन एक एक करके, अब आप एक आर्कोलॉजिस्ट हैं, अब आपको मैंने राजस्थान साइड शिफ्ट कर दिया है, और अब अपन दोनों मिलके, आप और हम मिलके गणेशपुरा और जोधपुरा कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, ये कल्चर हमें नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के पास मिलता है। ठीक है, इसकी कोई फेमस साइट्स, जैसे क्या होता है ना, एक कल्चर रहता है, उसमें खूब सारी साइट्स रहती हैं, कहीं कहीं 40+ 30+ साइट्स चलती हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो सीकर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, बिलवाड़ा, सवाई माधोपुर, ये कई इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट देखिए, जो इसमें सबसे पहला कल्चर पाया गया वो जोधपुरा कल्चर होता है। देखिए, आपको एक पॉइंट कंफ्यूज होगा कि सर इसमें नाम जोधपुरा, इसका नाम गणेशपुरा, इसका नाम में से रखे कैसे गए थे? देखिए क्या होता है, जो साइट सबसे पहले खोजी जाती है, एग्जिबिट होती है, डिस्कवर होती है, उस साइट के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, फिर जहां जहां उसके सिमिलर टाइप्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिलते आते हैं, तो हम उसको कहने लगते हैं कि भाई यहाँ पे जोधपुरा कल्चर का ही एक्सटेंशन है, यहाँ पे गणेशपुरा कल्चर का ही एक्सटेंशन है, ये कायथा कल्चर का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कैसे पता किया? क्योंकि हमारे पास में सिमिलरिटीज दोनों ऑब्जेक्ट में सेम दिख रही है, बट जो नाम रखा गया है वो नाम हमने पहली साइट के अकॉर्डिंग रखा। ठीक है, इसके बाद में हमें पॉइंट पता चलता है कि जो गणेशपुरा, जोधपुरा गणेशपुरा वाला कल्चर वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, जो यहाँ पे खेतरी माइंस है। खेतरी माइंस मतलब जो आज के टाइम की कॉपर की मेजर, जो कॉपर प्रोड्यूसिंग साइट है अपने इंडिया की, वो गणेशपुर के पास आती है। और यहाँ से हमें एविडेंसेस कई मिलते हैं कि हड़प्पन यहाँ से कॉपर लेते हैं। देखिए हड़प्पन के साथ में क्या था, यहाँ पे हड़प्पन के साथ में क्या था, हड़प्पन ब्रॉन्ज के लिए कुछ मटेरियल अफगानिस्तान से, टिन अफगानिस्तान से ले रहे थे, और कॉपर खेतरी माइंड से आ रहा था, तभी इनके पास में ब्रॉन्ज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हड़प्पन की कहानी ऐसे आती है। अभी अपन जब हड़प्पन कल्चर पढ़ेंगे, इंडस वैली पढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे, हमें एक पॉइंट पता चलता है, खेतरी माइंड से थोड़ा सा एविडेंस मिलते हैं कि ये हड़प्पा के साथ में कुछ ना कुछ एक्सचेंजेस कर रहे होंगे। इसके बाद में आप एक चीज देखते चलिए, अभी अपन ये वाला पूरा फेस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो हमारा वेस्ट ऑफ इंडिया है, हम वेस्टर्न इंडिया के बारे में पूरा पढ़ेंगे। वेस्ट ऑफ इंडिया में कैसे कॉपर यूज हो रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ साइट से कहाँ कहाँ पर ग्रेजुअली मिल रही हैं चीजें। ठीक है, देखिए इसके बाद जो हमारा कल्चर आता है वो आता है आहार कल्चर और बनास कल्चर। देखिए ये हमारे HD सांकारिया सर ने एग्जिबिट किया, ये साउदर्न ईस्ट राजस्थान की बात है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ये है आहार कल्चर, ये रिवर जा रही है हमारी। ठीक है, यहाँ से हम समझ सकते हैं आहार कल्चर चल रहा है, ये बनास रिवर जा रही है। आहार एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर में, राजस्थान में। यहाँ पे बनास रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बीच में हमें जो रिवर वैली है, यहाँ पे अपनी साइट्स मिलती हैं। ये इंडस वैली के एडजेसेंट चल रही है, हमें समझ में आ रहा है कि देखिए इंडस वैली साइट्स भी यहीं पे फ्लोरिश हो रही थी। आपको जब इंडस वैली बताऊंगा तो पता चलेगा। यहाँ पे मिनरल बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, आहार है, बतहल है, गिलुंड है, बागौर है, ऐसी कई साइट्स हमें मिलती हैं। अब ये जो कल्चर है, इनकी मैपिंग हमें इंपॉर्टेंट होती है, और मैपिंग के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इनकी सेपरेट वीडियो बना दूं, जहां से जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है भाई क्या कैसे चल रहा है, वो थोड़ा शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए, हम आगे जाके क्लासेस में ग्रेजुअली पढ़ते जाएंगे। इस बार मैंने साइट्स पहले इंट्रोड्यूस करी है, क्योंकि आपको पता रहा है कि हम इंडिया के किस फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है,
और अब आगे देखते हैं, देखिए आहा कल्चर हो गया। कायथा कल्चर के बारे में देखेंगे। कायथा कल्चर में हम जानेंगे कि कैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे साइट्स हैं, देखिए उज्जैन के पास मिल रहा है, चंबल नदी के पास में चीजें हो रही है, नर्मदा तापी वैली के पास मिलती है, ये हमारा कायथा हो गया। ठीक है, कायथा के मालवा रीजन के बारे में देखें। मालवा कल्चर देखिए, ये मालवा रीजन है हमारा, मालवा प्लेट्यू वाला पॉइंट समझोगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक इसका एक्सटेंशन रहता है जनरली। आप एक आर्कोलॉजिस्ट हैं और बस आप ये पॉइंट समझते चलिए कि अगर मैं कोई कल्चर के बारे में बोल रहा हूँ तो आपको ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन उस पॉइंट का पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैपिंग हम करेंगे तो हमें पता होगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पास में मालवा कल्चर आया है। ये चीजें ग्रेजुअली हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो पता हो। महेश्वर सबसे पहली साइट है जो इसको बताती है, बट इसमें सबसे ज्यादा साइट में जहां पे रिचेस्ट कॉपर के एविडेंस मिलते हैं वो है नावातोली। देखिए ये नर्मदा नदी के अपोजिट पड़ रहा है, इतना डिस्टेंस है दोनों में, तो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। देखिए ये भी आर्कोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई साइट है। इसमें कई इंपॉर्टेंट हमें साइट्स मिलती हैं। देखिए प्रकाश मिलती है, तापी वैली के पास में दैमाबाद मिलता है, इमाम गांव मिलता है। इन सब के बारे में ग्रेजुअली अब जनरल फीचर्स पढ़ेंगे तब भी हम पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए हमें अगला जोरवे कल्चर मिलता है। यहाँ पे अहमदनगर महाराष्ट्र की बात चल रही है, ये 1950s में डेवलप हुआ। अब देखिए पूरे जो कल्चर्स की बात कर रहे हैं ना, ये आर्कोलॉजिस्ट 1950s से लेके 60s के बीच में एग्जीबिशंस करे, उनका एविडेंसेस है। यहाँ पे प्रकाश वैली, दैमाबाद और इमाम गांव फिर से आता है। अब आपको फिर से पॉइंट आएगा, सर जोरवे और मालवा ये दोनों आप फिर से सेम लोकेशन में क्यों बोल रहे हो? देखिए क्या है, जब हम स्ट्रेटिग्राफी एविडेंसेस देखते हैं इमाम गांव के तो पता चलता है कि पहला फेज है मालवा कल्चर का था। पहला मतलब ओल्डेस्ट। यहाँ पे हम टाइम को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, ये ओल्ड है ये न्यू है। ठीक है, तो पहले मालवा था, फिर जोरवे कल्चर आता है और फिर लेट जोरवे कल्चर आता है। ये इमाम गांव का स्ट्रेटिग्राफी है। ठीक है, तो हम ये कह पा रहे हैं कि यहाँ पे मालवा कल्चर के लोग ही माइग्रेट होके आए थे, तो डेक्कन में रहने लगे थे, तो माइग्रेशन का एविडेंस मिलता है जहाँ पे ओवरलैप दिख रही हैं चीजें हमें। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। सावल्डा कल्चर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कल्चर फैला दिखता है हमें। यहाँ पे वेस्टर्न डेक्कन की बात हो रही है, वेस्टर्न डेक्कन की बात हो रही है। ये महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तापी वैली के पास दिखता है और ये परवारा वैली तक में दिखता है, यहाँ पे गोदावरी रिवर सिस्टम के पास में एक्सटेंशन दिखता है। ठीक है, प्रभास ये हमें गुजरात में दिखते हैं और रंगपुर कल्चर, ये दोनों कल्चर हमें गुजरात के पास में दिखते हैं। ठीक है, अभी हमने, हाँ एक लास्ट है चिरांद। चिरांद हमें बिहार की डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यहाँ पे हमें दो फेजेस दिखते हैं। यहाँ पे हमें ये देखते मिलता है कैसे ओवरलैप हो रही है चीजें। ओवरलैप कैसे, देखिए पहला यहाँ पे पीरियड में मिलता है, न्यूलिथिक पीरियड होता है, फिर इसके बाद में हमें चालकोलिथिक पीरियड मिलने लगता है। जो मैंने आपसे पॉइंट बोला था ना कि ये आइसोलेशन नहीं है, ये ओवरलैप भी हो रही है कहीं की साइड में। तो चिरांद एक वन ऑफ द एग्जांपल है जहाँ पे ओवरलैप हो रही है चीजें। कॉपर यूजिंग सोसाइटी आ रही है। यहाँ पे लोग बैम्बू का यूज कर रहे थे, मड प्लास्टेड घरों में रह रहे थे, फिश का यूज कर रहे हैं, राइस बना रहे हैं, वाइल्ड एनिमल रह रहे हैं। और यहाँ ब्लैक एंड रेड पॉटरी आ रही है। पॉटरी के साथ में अभी फिर से डील करेंगे। ये हमारी जो साइट्स हैं ये हमारी ईस्ट की साइड्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट साइट्स है, सोहागुड़ा है, सोनपुर है, पांडुराजा डीबी है और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट आ जाती है वेस्ट बंगाल में। तो कई चीजें हम आगे पढ़ेंगे, इनका टाइम फेस चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमने पॉइंट देखा वो हमने देखा कैसे कॉपर वेस्ट साइड में यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ पे हम कॉपर यूजिंग एविडेंसेस मिलते हैं। क्या, कॉपर के यूज करने वाले एविडेंसेस हमें मिलते हैं। एविडेंसेस किसी फॉर्म में हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, हमें ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, हमें ग्रेव गुड्स भी हो सकते हैं। इन सब चीजों को हम आगे देखेंगे और कॉपर हो ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। या फिर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कॉपर प्रोड्यूसिंग साइट्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे चीजें। ओवरऑल सीधे सीधे कॉपर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है ये वेस्ट का हमने जान लिया। यहाँ पे जोधपुर, आहार, कायथा, मालवा, रंगपुर, प्रभास, सावल्डा, जोरबे कल्चर देखा। अब इसके अपोजिट में अभी आप भारत का वेस्ट फेज देख लिए हैं इस टाइम का। अब मैं आपसे कहता हूँ अब ईस्ट फेज में आके देखें। तो ईस्ट में अलग कहानी चल रही थी भाई। क्या कहानी चल रही थी? ईस्ट में हमारे पास में कॉपर हो ट्रेडिशंस दिखते हैं। कॉपर हो ट्रेडिशन क्या, यहाँ पे कॉपर में हमारे पास में होड्स मिलते हैं। होड्स मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट्स एक कलेक्टेड फॉर्म में रखे जाते हैं, खूब सारे ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, उनको अपन होड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपर का, अच्छा एक आपको कहानी सुनाऊं, ऐसे कहानी के रूप में इमेजिन करके देखते हैं। आप एक बार गए यहाँ पे इस साइड में आप एग्जिबिट कर रहे हो, आप एक आर्कोलॉजिस्ट, आप यहाँ खोज रहे हो कोई चीज। आप खोजते खोजते आपने देखा, अरे भाई यहाँ पे एक मटके के अंदर बहुत सारे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। आपने कहा इसको अपन कॉपर होड कहेंगे। ठीक है, और आप में बातों बातों में दूसरे आर्कोलॉजिस्ट से बात कर रहे हो, अरे सर ये जो हमें जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं ना, ये कॉपर के ऑब्जेक्ट हमें वेस्ट में कहीं नहीं मिलते हैं, तो ये कुछ अलग कल्चर है क्या? धीरे धीरे आप पूरे में और खोजोगे, आप ईस्टर्न साइड में और घूमने लगोगे, आप गंगा यमुना दोआब में और ज्यादा एक्सटेंशन देखोगे, आपको पॉइंट समझ में आएगा कि यार यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके रखा जा रहा है। यहाँ पे जो कॉपर का यूज है वो ऑब्जेक्ट कलेक्शन के रूप में भी यूज किया जा रहा है। तो आपको एक नया पॉइंट पता चला कि देयर इज अ वेरिएशन। मतलब वेरिएशन क्या
कि जो अभी तक हम ये जो कल्चर पढ़ रहे थे ये कल्चर अलग है और यहाँ पे हमें कलेक्टेड फॉर्म में ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो हम ये कह पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे टूल मेकिंग चल रहा है, यहाँ पे कुछ और ही कहानी चल रही है, इसलिए हमने इन दोनों को वेरिएशन के फॉर्म में देखा। तो अभी हमने वेस्ट साइड देख लिया था, अब हम ईस्ट साइड देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमें कॉपर होर्ड का ट्रेडिशन दिखता है, जहाँ पे हमें कॉपर का एक एज अ कलेक्शन के फॉर्म में चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, अब कॉपर होर्ड्स को कितने डायमेंशन में देखेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम पहले इनका ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये येलो वाला जोन है। आर्कोलॉजी में कैसे इनकी डिस्कवरीज हुई, कॉपर हुड में टूल्स कैसे मिलते हैं, कंपैरिजन करेंगे हड़प्पा और कॉपर हुड कल्चर्स का, और लास्ट में कॉपर होर्ड्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। देखिए, कॉपर होर्ड से हम समझ गए कि हमारे पास में कॉपर के ऑब्जेक्ट्स ग्रुप में मिलने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहली बार आपको 1822 में कॉपर हार्पून मिलती है कानपुर के पास में। फिर यहाँ से आपको पता चलता है अरे भाई यहाँ पे 1300 और ऑब्जेक्ट्स कॉपर के मिल रहे हैं, जो अलग अलग पार्ट में मिल रहा है हमें इंडिया के। अलग अलग पार्ट मतलब इस वाले पार्ट में। ठीक है, इस वाले पार्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई चलो अपन इस फेज को इस फेज से अलग कर देते हैं, इस फेज से अलग कर देते हैं, और इसको अपन कहते हैं कॉपर होर्ड ट्रेडिशंस। मतलब अब जो अपनी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो एक कॉपर होर्ड्स के चश्मा लगा के देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या, अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे आर्कोलॉजिस्ट ने इस चीज को डिफेंड कर दिया। ठीक है, अब कैसे उन्होंने कहा कि भाई चलो अपन पहले इसका ज्योग्राफी देखने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी मतलब क्या, आर्कोलॉजिस्ट धीरे धीरे साइट्स खोजते गए। उनको 100 साइट्स ऐसी मिलती हैं गंगा और बिहार उड़ीसा के पास में, गंगा वैली के पास में, जहां पे पता चलता है कि भाई कॉपर के ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होते हैं, हार्पून्स हो जाते हैं, कई कई चीजें आती हैं, वो बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, पता चलता है। तो ऑथर्स ने कहा यार ज्योग्राफी का एक्सटेंशन समझ में तो आ रहा है, एक बार अपन कंपेयर करके ना देखें दोनों को, ईस्ट और वेस्ट को। उन्होंने कहा कि हमारे पास में सैकड़ों डिस्कवरीज मिलती हैं कॉपर ऑब्जेक्ट्स की हरियाणा, राजस्थान, ईस्ट में, मध्य प्रदेश साइड में, बट हमारे पास में गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु में इसके एविडेंसेस बहुत कम मिलते हैं, बहुत फ्यू मिलती हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखें लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन मतलब क्या, सबसे ज्यादा मात्रा में जो कॉपर होर्ड्स मिले हैं, कॉपर के ऑब्जेक्ट कलेक्टेड फॉर्म में मिले हैं, वो हमें उत्तर प्रदेश के पास मिले हैं। तभी इस फेज को अपन ने येलो किया है, क्योंकि ये गंगा यमुना वाला दोआब है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कल्चर्स मिलते हैं कॉपर होर्ड्स के। पॉइंट समझ में आ रहा है। हम आगे देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का। इसके बारे में देखेंगे आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज विद कॉपर होर्ड्स। अब मतलब आर्कोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे हमें क्या क्या मिला। आप हमसे पूछ रहे हैं सर ज्योग्राफी तो समझ में आ गई कि कई कई ऑब्जेक्ट्स मिले, इकट्ठे मिले, मतलब एक ही साइट पे, एक ही बरियल के आसपास मिले, एक ही जगह गड़े मिले और बल्क में मिले, पर ये कितने मिले और क्या क्या था इनमें आपने तो बताया ही नहीं। तो अपन इन चीजों के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब आप अपने आप को एक पल को आर्कोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से यहाँ रख लीजिए कि मैं इस एरिया में बैठा हूँ, मैं इस एरिया की खोज कर रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस एरिया में हमने देखा कि यार लगभग हमें जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनमें 1 to 47 ऑब्जेक्ट कलेक्ट फॉर्म में मिल रहे हैं। मतलब कह सकते हो 1 से लेकर 47 ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे मिल रहे हैं। ठीक है, बट हमारे पास में एक एमपी की साइट ऐसी भी आती है जहाँ पे 424 ऑब्जेक्ट्स जो 200 किलो के हैं, जो जिसमें 120 सिल्वर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ये साथ में खड़ा मिलता है, इकट्ठे साथ में चीजें मिलती हैं। तो ये पॉइंट हमें समझ में आता है कि होर्ड्स का मतलब क्या है, होर्ड क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट क्या है, ये जो डिस्कवरीज हैं ये एक्सीडेंटल होती हैं। एक्सीडेंटल मतलब कैसा कि कुछ मान लीजिए ऐसा हुआ हो कि 1950s में कोई अपना घर बना रहा हो, कि कुछ बना रहा हो, तो अचानक से ऑब्जेक्ट मिला, लोग खुश हो गए, अरे भाई मुझे खजाना मिला, मुझे खजाना मिला। वैसे करके लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया। इस टाइम पे ऐसे ही वेल डेवलप नहीं था, क्योंकि ये 1950s की बात चल रही है, 40, 50, 60s की बात चल रही है। तो हमारे पास में इसका स्ट्रेटिग्राफिकली एनालिसिस बहुत अच्छा नहीं है। हमारे पास में कई होर्ड्स बंगाल और बिहार और वेस्ट बंगाल के पास मिलते हैं, जो कि हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, साईपाई इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, जो उत्तर प्रदेश में आती है, जहां पे हमें कॉपर हार्पून मिलता है, जिसके साथ में पॉटरी भी मिलती है, जिसको अपन ऑक्री कलर पॉटरी कहते हैं। अब एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, एक पॉटरी है, उसके अंदर कॉपर के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो अब इस कॉपर के ऑब्जेक्ट में, जैसे ये पॉटरी है, इसमें हमें कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं और पॉटरी भी है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ आर्कोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पे दो पढ़ाइयाँ जुड़ जाती हैं, दो डायमेंशन दिखते हैं। एक दिखता है एनालिसिस ऑफ पॉटरी, कि मतलब क्या, जिस व्यक्ति ने इस टाइम पे पॉटरी में ये सामान रखा होगा उस टाइम की पॉटरी कैसी है, डिजाइन कैसी है, टाइप कैसा है, पकाया गया है, हैंडमेड है या व्हील बेस्ड है। और दूसरा कॉपर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस एज में हमारे पास पोर्ट्री भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं वेस्ट ईस्ट में हमारे पास में ओसीपी के एविडेंसेस मिलते हैं।
ठीक है। कॉपर ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या मिला, आप हमसे पूछोगे सर आपने पोर्ट्री बता दिया कि पोर्ट्री भी मिलती है, हम पोर्ट्री की पढ़ाई भी करेंगे आगे जाके, हम देखेंगे पोर्ट्री का एनालिसिस, बट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या मिले, तो आप कहोगे कि सर हमारे पास में सेल्स मिलते हैं, हार्पून्स मिलती है, एंटीना स्वॉर्ड्स मिलते हैं, एंथ्रोमॉर्फिक फिगर्स मिलते हैं। एंथ्रोमॉर्फिक फिगर्स देखिए, ये हो सकता है, कई लोग कहते हैं, कई बुक्स में इंटरप्रिटेशन दिया गया है, इनको शनि भगवान से भी जोड़ा गया है कि भाई शनि भगवान हो सकते हैं। कोई कहता है ये एक वो फेंकने वाला चीज, जैसे चिड़िया मर जाती होगी तो एक टाइप का वेपन है ये। और कई लोग कहते हैं कि ये एक ह्यूमन फिगर है जिसको वर्शिप कर सकते हैं, वर्शिप करते हैं जिसकी। ठीक है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हिस्टोरियंस सारा। और यहाँ पे कॉपर है, मोस्ट ऑफ द हमें हंटिंग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। देखिए ये कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये देखिए ये सोर्स जैसा कुछ दिख रहा है पॉइंट, है ना। तो हमें ये चीज आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस मिलती है। इसके बाद देखते हैं अब टूल्स में क्या क्या मिलता है। और एक पॉइंट देखिए, अब जब अपने इंडिया के ये वाले रीजन के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, गंगा यमुना दोआब के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें भी वेरिएशंस मिलते हैं। कहेंगे सर इसमें वेरिएशंस है, हाँ देखिए, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो जो ईस्ट जोन वेस्ट बंगाल उड़ीसा के पास में देखता है, तो उसको एनालिसिस पता चलता है कि यहाँ पे ये टूल्स मिल रहे हैं, शोल्डर सेल्स मिल रहे हैं, बार सेल्स मिलते हैं, डबल एक्सेस मिल रही है। फिर आप हमारे साथ में गाड़ी से बढ़िया थोड़े दूर गए, उत्तर प्रदेश हरियाणा साइड गए, तो आपको एंथ्रोमॉर्फिक फिगर्स मिले, एंटीना स्वॉर्ड्स मिली, हुक्ड स्वॉर्ड्स मिली, हार्पून मिली, कॉपर ही का चल रहा है सब। और फिर जब राजस्थान जाते हो तो आपको राजस्थान में कुछ और मिलते हैं। तो आप ये पॉइंट समझ में, सर अपन ने 3 जगह कवर करी है भारत में, तीनों जगह अलग अलग टूल्स मिले, क्या अपन कह सकते हैं कि कॉपर में भी वेरिएशन चल रहा है? मतलब कॉपर के टूल्स में भी वेरिएशंस हैं। तो एरिया वाइज, ज्योग्राफी वाइज चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेल्स है, शोल्डर्ड सेल्स है, एंथ्रोमॉर्फिक फिगर्स हैं, एंटीना स्वॉर्ड्स हैं। ठीक है, ये डबल एज एक्सेस दिखती हैं। तो अलग अलग चीजें अलग अलग जगह ज्यादा अमाउंट में मिलती है, तो हमें पता चलता है कि देयर इज अ रीजनल वेरिएशंस अमंग द कल्चर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं हम थोड़ा सा मेटलर्जी के हिसाब से क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, डिफरेंस बिटवीन हड़प्पा और कॉपर हुड कल्चर। कॉपर हुड और हड़प्पा को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए 46% ऑफ कॉपर हुड्स ऑब्जेक्ट, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उसमें से 46% जो कॉपर ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें 7% आर्सेनिक एलॉय हमें मिलता है। ठीक है, और मतलब जो हमारे जितने भी हमें कॉपर ऑब्जेक्ट मिले उसमें 7% आर्सेनिक एलॉय है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अब दूसरे नजरिए से देखें, जो हड़प्पा के अपन आर्टिफैक्ट्स देखते हैं, तो पूरे हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स में हमें 8% आर्सेनिक ऑयल्स मिलता है। मतलब हमारे पास में यहाँ पे एलॉय की कमी है। तो देयर इज अ वेरिएशन, मतलब यहाँ पे डिफरेंस है हड़प्पा में यूज होने वाले कॉपर में और जो कॉपर साइट्स में होने वाले हैं, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए, अब आपको कॉपर हुड का एक एनालिसिस बताता हूँ। ये जनरली गंगा वैली के पास में मिलते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कॉपर मैन्युफैक्चरिंग एरिया होगा, तभी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉपर मिल रहा है। ठीक है, मतलब कॉपर बनाने की चीजें यूज हो रही हैं। यहाँ पे हमें इसका एक्सटेंशन हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात में हमें देखा था रंगपुर कल्चर के पास में भी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, डेक्कन, केरला, तमिलनाडु के पास में भी चीजें मिल रही हैं। अभी बट स्कॉलर्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट कल्चर चल रहे थे कि एक दूसरे से लिंक्ड थे, कि कैसे इनका धीरे धीरे करके मेटलर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, कैसे इनको अभी तक अपन लोग एक्सटेंशन समझ नहीं पाए हैं कि इंडिपेंडेंट है कि कैसे हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिबेट्स है कई सारे। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने 2 चीज जान ली। इस फेज में जो हमारे 3000 से लेके आगे आने वाला फेज है, भारत 2 चीज चल रही है। एक चल रही फार्मिंग कॉपर के साथ में, और एक चल रहा है कॉपर का होड वाला कल्चर, जहाँ पे हमने कॉपर को होड्स में यूज करना ऑब्जेक्ट्स को देखा। ठीक है, जिसको अपन कॉपर होड कल्चर कहते हैं। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम इनके साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे तो पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब फीचर्स में हम, अब जो हमारा पूरा अप्रोच है वो एग्जामिनेशन अप्रोच रहेगी। फीचर्स में हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, चारकोलिथिक पॉटरी के बारे में पढ़ेंगे, सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में भी जानेंगे, रिलीजियस कल्ट्स, बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे, इंटरेक्शन देखेंगे चारकोलिथिक कल्चर का, कंटेम्प्रेरी कल्चर्स कौन से, हड़प्पा कल्चर्स, और आखिरी में लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखते सबसे पहला इकोनॉमी। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यूलिथिक में हमारे पास में एग्रीकल्चर के एविडेंसेस आ जाते हैं। एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर सरप्लस बनता है, सरप्लस बनता है तो पोल्ट्री का भी डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ती हैं और हम अपने टूल्स को भी एग्रीकल्चर के हिसाब से चेंज करने लगते हैं। अब देखिए, अब हम वापस कॉपर एज में देखते हैं कैसे एग्रीकल्चर चल रहा है कॉपर एज में। साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र, यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिल रहा है और एग्रीकल्चर भी चल रही है। और तभी इन फेज को अपन चारकोलिथिक फार्मिंग कल्चर कहते हैं। मतलब ये वाला जो फेज एरिया है जो अपन ने वेस्ट में देखा था,
इसको अपन तभी फार्मिंग कल्चर कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल दिखते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती हुई समझ में आ रही है तभी, और कॉपर का भी यूज हो रहा है, तभी इस फेज को, इस एरिया को अपन लोग चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर चल रहा है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी अच्छी है। अब देखिए ज्योग्राफी के हिसाब से ये जो एरिया हम जो पढ़ रहे थे, आहार बनारस कल्चर, गणेशपुरा जोधपुरा कल्चर, सलावड़ा कल्चर, महाराष्ट्र का जो एरिया पढ़ रहे थे महाराष्ट्र का, यहाँ पे हमें सबसे अच्छी ब्लैक सॉइल मिलती है। अब ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी हमारे राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, वीट प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, तो ब्लैक सॉइल के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही थी। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सॉइल चेंज हो गई है गंगा यमुना दोआब में, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल के कारण हम कॉटन भी उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप आगे पढ़ें, कॉटन के एविडेंस मिलते हैं। तो जो हमारा ईस्ट इंडिया है वहाँ पे हमें राइस के एविडेंस ज़्यादा मिलते हैं, और वेस्ट में हमारे पास बार्ले वीट के एविडेंस मिलते हैं। लोअर डेक्कन एरिया जो हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया जो पड़ रहा है, यहाँ पे हमें राई बाजरा मिलेट्स के एविडेंस मिलते हैं। हमें अलग अलग और भी चीज़ मिलती हैं, हॉर्स ग्राम पी, ब्लैक ग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें कॉटन के एविडेंस मिलते हैं डेक्कन में, जहाँ पे हमें कॉटन सॉइल में कॉटन के एविडेंस मिलते हैं। मतलब अब यहाँ पे लोग कॉटन का यूज करना शुरू कर दिए, कॉटन का ग्रोथ होने लगा। कॉटन कैसे मिला है, देखिए कई बार क्या है ना, पोल्ट्री के बीच में हल्का सा रेशा मिलता है कॉटन का, तो हम उससे पॉइंट समझ पा रहे हैं कि उनके अंदर कॉग्निटिव लेवल का विकास होने के कारण कॉपर का यूज करना शुरू कर, वो कॉटन का यूज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया में हमें फिश के हुक्स मिले हैं। ईस्ट इंडिया मतलब क्या है, जो हमारा ये वाला बिहार बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं, हमें यहाँ पता चलता है कि फिशिंग के एविडेंस मिलते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल का स्टेपल फूड ही फिश है, यहाँ पे फिश का कल्चर आज भी चल रहा है। तो ग्रेजुअली वो चीजें इंपैक्ट ऑफ ज्योग्राफी का चल रहा है। ठीक है, इमाम गांव में हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन के एविडेंस मिलते हैं। अभी तक हमने क्रॉप रोटेशन के बारे में नहीं पढ़ा, तो अब यहाँ से हम क्रॉप रोटेशन के एविडेंसेस पा रहे हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन के बाद में यहाँ पे आर्टिफिशियल इरिगेशन बेस्ड सिस्टम एग्रीकल्चर भी दिखता है। मतलब क्या, यहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर करने के लिए कैसे कैनाल्स का रूट चेंज किया है, कैसे इरिगेशन को बेटर करने के लिए कोशिश करी, वो एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे गाँव में सेटलमेंट में भी कई चीजें अच्छी मिलती हैं। अब देखिए एनिमल डोमेस्टिकेशन लास्ट वीडियो पढ़ा था, डीवीडी पढ़ा था। एनिमल डोमेस्टिकेशन में क्या चीजें होती है, हमें कैटल शीप गोट्स पिग के एग्जांपल मिलते हैं, मिल्क बेस्ड फूड बनने लगता है। ठीक है, और हमें नॉनवेज डाइट भी मिल रही है। वेस्टर्न इंडिया में हमें एनिमल बेस्ड फूड ज़्यादा मिलता है, और ईस्टर्न इंडिया में फिश और राइस का ज़्यादा डाइट के समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे लोगों का कॉग्निटिव लेवल कैसे बढ़ता है, इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लोगों को प्रोटीन मिलना शुरू हुआ, कार्बोहाइड्रेट मिलना शुरू हुआ, कैल्शियम मिलना शुरू हुआ, इस कारण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में लास्ट वीडियो में देखा था बढ़ रही है, यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, और कॉग्निटिव लेवल बढ़ते बढ़ते हमारा धीरे धीरे करके हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि हम कैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कई हमें वाइल्ड एनिमल्स के एविडेंसेस मिलते हैं सेज में कि वाइल्ड एनिमल्स का भी यूज़ हो रहा है चीज़ों के साथ में। अगला पॉइंट आर्ट एंड क्राफ्ट की दृष्टि से देखेंगे। अब आप एक आर्कोलॉजिस्ट हो, जहाँ पे अब आप दोनों फेजेस को, ईस्ट और वेस्ट को, एक आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से पोट्री के इंटरप्रिटेशन से जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, कैसे पोट्री हमें चीज़ समझ में आ रही है। हमें एक पॉइंट समझ में आया था, न्यूलिथिक में पोट्री स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे व्हील बेस्ड पोट्री मिलने लगेंगी, और पोट्री में कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पोट्री को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं वेस्ट और एक करते हैं ईस्ट की पोट्री। जो वेस्ट में पोट्री मिलती हैं वो इन कल्चर्स की बात करती है, और जो ईस्ट में मिलती है वो इस पॉइंट की बात करती है। ठीक है, चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स में जो मिलती हैं उसको वेस्ट कहेंगे, और जो कॉपर हुड कल्चर मिलती है उसको अपन ईस्ट कहेंगे। अब यहाँ पे आपको पॉइंट पता होगा, यहाँ पे जो पोट्री मिल रही है ये जनरली ब्लैक एंड रेड मिलती है, तभी इसका नाम ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे अपन को ईस्ट में मिलती है ये हमें ऑक्री कलर की मिलती है, तो इसीलिए ऑक्री कलर के कारण आर्कोलॉजिस्ट ने इसका नाम ओसीपी रखा है, और ऑक्री कलर पोट्री। मतलब ये ज्योग्राफी के कारण दोनों को डिवीजन करके रखा है, एक साइड ब्लैक एंड रेड मिलेगी तो दूसरे साइड पे हमें ऑक्री कलर पोट्री मिलती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पोट्री पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ चुका है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है अभी, हम आगे जाके फिर से देखेंगे कि कैसे पोट्री कल्चर लाइफ स्टाइल के बारे में बताती है, इसको हम क्रिटिकली एनालिसिस करना है। तो इस पॉइंट को मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो पोट्री को आप बहुत अच्छे से इस पॉइंट में समझ पाओगे कि कैसे पोट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने बस ये जाना था कि हैंडमेड पोट्री बन रही है, बस छोटा मोटा थोड़ा डिजाइन का पट्टे समझ में आता है। अब बस हम इन पोट्री के बारे में एक एक करके जूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पोट्री जानेंगे हमारे वेस्ट वाली, तो वेस्ट की पोट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वेस्ट में हम देखेंगे कायथा वेयर। देखिए कायथा कल्चर जो है, कायथा कल्चर में आप गए,
आप एनालिसिस कर रहे हो कायथा कल्चर के बारे में या बुक्स पढ़ रहे हो कायथा कल्चर्स की, तो आपको कुछ पॉइंट्स पता चलेगा भाई कि यहाँ की जो पोइट्री है ना, हड़प्पन पोइट्री से सिमिलर फील हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये डीप रेड और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, मतलब चॉकलेट टाइप कलर होता है इनका। यहाँ पे हमें पेंटेड बफ वेयर मिलती हैं, पेंटेड बफ वेयर आप पॉइंट समझ रहे हैं। इसके बाद में हमें कॉम्ड वेयर भी मिल रही है। कॉम्ड वेयर मतलब क्या कि थोड़े से पैटर्न समझ में आ रहे हैं, इंसाइज्ड वेयर हैं। देखिए पॉइंट आपको समझाता हूँ, ये कुछ हमें इसमें डिजाइन समझ में आ रही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। हमें यहाँ पॉइंट पता चल रहा है, देखिए ये भी डिजाइन हैं, ये इंसाइज्ड वेयर, थोड़े थोड़े डिजाइन समझ में आ रही है कि डिजाइन निकालने की कोशिश करी है। यहाँ पे जो पोट्रीज हैं ये रेड डोमिनेट कलर्स हैं, रेड ज़्यादा दिख रहा है इनमें। कायथा की पोट्री हमने समझ लिया, ठीक है। हम इसके बाद आगे देखेंगे आहार में, ये जो हमारा आहार कल्चर है, आहार में जो पोट्री मिल रही है ब्लैक एंड रेड मिल रही है। सेवल्डा कल्चर में हमें ब्लैक ऑन रेड मिल रही है, ब्लैक के ऊपर रेड मिल रहा है, ब्लैक ऑन रेड। यहाँ पे कई हमें बर्ड्स के, एनिमल्स, फिशेस के डिजाइन भी मिलने लगते हैं, मतलब दे आर गेटिंग एन एस्थेटिक सेंस, मतलब अब लोगों के पास में डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम बस देख रहे थे वो पिन 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 करके बना रहे हैं, कहीं रस्सी से बना रहे हैं। अब हमें पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्रिएटिव? अब लास्ट में पढ़ा था सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आ गई है, न्यूलिथिक में लोगों के पास में कंफर्ट जोन आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो लोग हैं वो बर्ड्स, एनिमल, फिशेस की इमेजिनेशन को अपनी पोर्ट्री में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर मालवा में हमें ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर मिलता है, जोरबे में हमें मिलता है ब्लैक एंड रेड कलर। यहाँ पे मैट सरफेस मिलता है आपको। फोन में कभी स्क्रीन गार्ड डलवाया होगा, स्क्रीन का, तो आपको आप कहते हो ना भैया मैट दो, हमें मैट चाहिए, मैट चाहिए। मैट मतलब थोड़ा सा रफिश टाइप रहता है, बहुत अच्छा लगता है वो, तो होता है मैट महंगा आता है। और दूसरा हमें प्रभास और रंगपुर कल्चर मिलते हैं जो कि गुजरात के पास में है। यहाँ पे हमें जो पोट्री मिलती है ये थोड़ी लस्ट्रस रेड वेयर होती है, मतलब थोड़ा शाइनी है, ठीक है। और इनके कई साइट्स को हमें हड़प्पा के साथ में दिखता है कि भाई कि थोड़ा ग्लॉसी कल्चर है इनकी पोट्री में। तो आपको जब पोट्री के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको रीजनल वेरिएशंस पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो रीजनल वेरिएशन में क्या, कि अगर आप पोट्री की रीजनल वेरिएशन कर रहे हैं, रीजनल वेरिएशंस लिख रहे हैं, तो रीजनल वेरिएशन पहले आपको चालकुलितिक फार्मिंग कल्चर के बारे में रिजर्वेशन पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे आहार बनास कल्चर था, यहाँ पे कायथा कल्चर की पोट्री अलग है, यहाँ प्रभास और अंकुर की कल्चर की पोट्री अलग है। दो दो पॉइंट्स पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। और फिर जब पोट्रीज आप यहाँ की देखेंगे, वेस्ट की देखें, ईस्ट की देखेंगे, तो ईस्ट की पोट्री में आपको ऑकरी कलर पोट्री के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होनी, ऑकरी कलर के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं अब जो चालकुलितिक फार्मिंग कल्चर है, अभी अपन का पूरा ध्यान वेस्ट पे ही रखिए आप, ठीक है। अभी आप ईस्ट से कंफ्यूज मत हुई है, अभी अपन केवल वेस्ट पढ़ रहे हैं। वेस्ट में पाई जाने वाली पोट्रीज के शेप्स कैसे थे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें बाउल्स मिलती हैं, बेसिन्स मिलते हैं, ग्लोबुलर जाल मिलते हैं, लुटास मिलते हैं, लुटा आप समझ रहे होंगे आज के पॉइंट का, ठीक है। हमें कई चीज़ें मिलती हैं, बट इसमें भी हमें रीजनल वेरिएशन मिलते हैं। रीजनल वेरिएशन कैसे? आप मालवा और जोरवे की जब पोट्रीज में डिफरेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जोरवे की पोट्री है, यहाँ पे नैरो माउंटेड स्प्राउटेड पॉट्स मिले हैं, जहाँ पे जो नेक है वो अलग है, और जो मालवा की है उसमें नीचे सरफेस पे बेस मिलता है। देखिए जोरवे में हमें ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये देखिए कल्चर डिजाइन, और जहाँ मालवा की पोट्री देख रहे हैं तो देखिए, और ये बेस। तो हम कह पा रहे हैं कि विद इन चालकुलितिक फार्मिंग कल्चर, चालकुलितिक फार्मिंग कल्चर हमारे पास में रीजनल वेरिएशन भी मिलती हैं पोट्री में, जैसे जोरवे और मालवा। तो यहाँ पे भी वेरिएशंस हैं, मतलब हम कह पा रहे हैं कि धीरे धीरे एक्सपेंशन चीज़ों का अलग अलग जगह हो रहा है, ठीक है। अब अगर पोट्री को एनालिसिस करें, पूरी वेस्ट की पोट्रीज को अगर अपन एनालिसिस करें तो कोई पॉइंट समझ में आता है कि जनरली रेड, ब्लैक और रेड वेयर मिलता है। चालकुलितिक पोट्रीज का फेज है जहाँ पे व्हील बेस्ड पोट्री मिल रही है, कुछ हैंडमेड भी है, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने जब पेंटिंग करना यूज किया तो हमें पता चलता है कि एस्थेटिक सेंस भी लोगों के अंदर आ रहा है, मतलब उनका जो कॉग्निटिव लेवल है शाइनी हो रहा है। देखिए ये कोई डिजाइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये भी देखिए कुछ डिजाइन है, ठीक। यहाँ पे हमें पॉइंट समझ में आ रहा है कि भाई कहीं कुकिंग के लिए, कहीं ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहे होंगे पोट्रीज का, लोटा थाली मिले हैं, ये ब्लैक एंड रेड वेयर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने पोट्रीज पढ़ी, देखिए अभी जो हमने पोट्रीज की पैटर्न पढ़ा वो हमने ये वाला पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे ये ईस्ट वाला पैटर्न, ठीक है। अब आपको पॉइंट समझ में आ गया, दो पॉइंट समझिए। हमारे पास वेस्ट में जो कल्चर्स मिले हैं, यहाँ पे हमें मिलता है ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। ईस्ट में हमें जो मिलता है वो है ऑकरी कलर पोट्री, ओसीपी, ठीक है। ये वाले जो ओसीपीज हैं, ओसीपी के बारे में देखिए, ये इस ओसीपी हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए चालकुलितिक होल्ड कल्चर की जो पोट्री होती है, चालकुलिटिक होल्ड कल्चर में मतलब वही पॉइंट है, चालकुलितिक पाई जाने वाली पोट्रीज। सबसे पहले क्या हुआ
कि हमें छोटे छोटे एग्जीबिशन में पॉइंट मिलती हैं, मीरठ हस्तिनापुर में मिलती हैं। पहले क्या था, जनरली लोग कहते थे, आर्कोलॉजिस्ट कहते थे पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवियर पहले ओल्डेस्ट मानी जाती थी। बट जब हमारे पास में हस्तिनापुर और कई सिमिलर ऐसे एविडेंस मिलते हैं जहां पता चलता है कि नहीं, पीजीडब्ल्यू के पहले ओसीपी आई है। ओसीपी आई है मतलब हम कह पा रहे हैं ऑकरे कलर पॉटरी इज द ओल्डेस्ट पॉटरी। और इसके बाद में धीरे धीरे करके ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ओसीपी के बाद में पीजीडब्ल्यू आया है, स्ट्रेटिग्राफिकल एविडेंस है हस्तिनापुर का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं चीजें, इसके फीचर्स देखते हैं। ये ऑकरे कलर का होता है, तभी इसको ऑकरे कलर कल्चर भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो कल्चर है ऑकरे कलर का चल रहा है, रेड ऑकरे है। चलिए रेड टाइप का ऑकरे आ रहा है, अभी वाली फोटो आप दिमाग में रखिए, ठीक है। अब जो कलर है आप जब छुएंगे तो इजीली वॉश हो जाता है, मतलब आपके हाथों में आ जाएगा, छुट जाएगा। तो इसको बहुत आराम से ध्यान से इसको यूज करना पड़ता है। ये थोड़ा सा कच्चा पकाया जाता है, थोड़ा ज्यादा इसको पकाया नहीं जाता है। व्हील वेस्ट है, देखिए इसे गोलाई भी तो सही आ रही है, लोगों के स्किल्स बढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे रेड और ब्लैक स्टेप से कुछ ना कुछ डेकोरेशंस करी जा रही है, ब्लैक बैंड्स रखे जा रहे हैं, ये पॉइंट देखिए आप, डेकोरेशन भी आ रहा है, एस्थेटिक सेंस हमें समझ में आ रहा है लोगों का। अब देखिए स्टैटिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रैटिग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पहले ओसीपी आई हस्तिनापुर। मतलब ये देखिए कि ज्योग्राफी कहती है कि ओसीपी के अंदर भी वेरिएशन है, मतलब जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे भी वेरिएशन चल रहे हैं। वेरिएशन कैसे, कहीं कहीं एविडेंस मिल रहे हैं जहाँ पे ओसीपी के बाद पीजीडब्ल्यू आया है, कहीं कहीं पे एविडेंस मिल रहे हैं पहले ओसीपी आया, फिर ब्लैक एंड रेड वेयर आया, फिर पीजीडब्ल्यू आया, ठीक है। तो हमें अलग अलग जगह अलग अलग एविडेंस मिल रहे हैं साइट्स के, आप आर्कोलॉजिकल दृष्टि से देखिए तो आपको इजी लगेगा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ओसीपी को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तो मिली है हमारे वेस्ट में, सॉरी सबसे ज्यादा तो मिली हमें ईस्ट में, बट जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं वो हमें राजस्थान के पास से मिलते हैं। वो कैसे, देखिए जो नूह डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे राजस्थान में, यहाँ पे हमें ओसीपी के कल्चर्स मिलते हैं जो कि पीजीडब्ल्यू के भी पहले, ब्लैक एंड वेयर के भी पहले, मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर हमने पढ़ा था ना ये चीज, इसको पहले ब्लैक एंड रेड वेयर कहा था। तो यहाँ पे एविडेंस मिल रहे हैं भाई इस ब्लैक एंड रेड वेयर के भी पहले हमारे पास में ओसीपी था, मतलब पहले ओसीपी आया, फिर ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज आई, फिर पीजीडब्ल्यू पॉटरी आई। तो हम कह सकते हैं जो राजस्थान का नूह वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे हमें ओसीपी के सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इनका ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखेंगे। ज्योग्राफिकल स्प्रेड कहाँ का, जो हमारे ये वाली पॉटरीज है, ईस्ट की पॉटरीज, ठीक है। अब ये दोआबल रीजन में ज्यादा है, जहाँ पे मुजफ्फरनगर, मीरठ, बुलंदशहर वाला वेस्टर्न यूपी वाला एरिया आता है। यहाँ पे 80 साइट्स तो केवल सहारनपुर में ही मिल जाती है, जहाँ पे हमें चारकोलिथिक कॉपर मिल वो होड्स के साथ पॉटरीज मिल रही हैं, ठीक है। हमें नूह में मिलती है, राजस्थान में मिलती है, पंजाब में कुछ एविडेंस मिल रहे हैं, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं, बरेली के पास मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ इंडस वैली से भी लिंक दिखाती हैं, बट अभी एक डिबेट का पॉइंट है कि भाई ओसीपी डिपेंडेंट थी या इंडिपेंडेंट कल्चर्स था। तो अभी इसके बीच में कई हिस्टोरियन डिबेट कर रहे हैं कि भाई जो ओसीपी कल्चर है ये इंडिपेंडेंट कल्चर है या फिर किसी और के बाद ग्रेजुअली डेवलप हुआ या फिर एक आइसोलेशन में चल रहा था। तो इन चीज़ के बारे में डिबेट्स हैं, आगे इंटरप्रिटेशन समझ में आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ओसीपी एंड कॉपर रोड। मतलब देखिए अब आप इस फेज में आकर रुक जाइए, ईस्ट में आकर रुक जाइए। यहाँ पे हम दो पॉइंट पढ़े, एक पढ़े ओसीपी पॉटरी और एक पढ़े हम कॉपर के होड्स। इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन थी, क्या ये लोग साथ में मिले हैं, क्या अलग अलग मिले हैं? तो आप जब इन पूरी साइट्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको पॉइंट पता चलेगा कि भाई कई साइट्स ऐसी हैं ईस्टर्न इंडिया में जहाँ पे ओसीपी तो मिली है बट कॉपर होड्स नहीं मिले। कई ऐसी साइट्स हैं ओसीपी भी मिली है, कॉपर होड्स भी मिले हैं, जैसे साईपाई, ठीक है। कई हमें ऐसी साइट्स मिलती हैं लेट हड़प्पा की जहाँ पे ओसीपी मिल रही है और वो हड़प्पा के साथ में ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो हमें अलग अलग फेज मिल रहे हैं चीज़ों के, आर्कोलॉजिकल चेंजेस समझ में आ रहे हैं। कॉपर होड्स ज़्यादा फैले हैं, ठीक है, और ओसीपी थोड़ा लिमिटेड एक्सपेंशन ही है। ज्योग्राफी का एक्सपेंशन आप देखें कॉपर होड बहुत ज़्यादा वाइडली फैले, हमें यहाँ पे भी देखें राजस्थान में भी कॉपर होड्स के एग्जाम्पल मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स के चीज़ें मिल रही हैं, और ओसीपी की लिमिटेड मिल रही हैं जो हमें ईस्ट के साइड में एविडेंस मिलते हैं। अब आगे देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जब जानेंगे तो हमें एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग बहुत अच्छे कॉपर स्मिथ हैं। हमने जब अपनी वीडियो देखी थी स्टार्टिंग में तो वीडियो में एक पॉइंट समझ में आया था कि भाई इस प्रोसेस को डबल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, पहले मिट्टी में डाला, पाउडर किया, पाउडर करने को मिट्टी में डाल के फिर उसको रीहीट करके उसको सेपरेट किया। तो इन लोगों के अंदर बहुत अच्छा कॉग्निटिव सेंस आ रहा है चीज़ों को यूज करने का, और ये बहुत अच्छे कॉपर स्मिथ हैं, ठीक है।
इनके पास में कॉपर स्मेल्टिंग की प्रोसेस की नॉलेज है। हमें कायथा में पॉट मिला है जहां पे 28 कॉपर बैंगल्स मिले हैं। कायथा कल्चर मतलब हमारा इस वाले फेज में एक ऐसा साइट में यहाँ पे 28 एक पॉट में 28 बैंगल्स मिले हैं। ठीक है, अब ऑर्नामेंट्स में हमें क्या क्या पता चलता है कि भाई कई प्रकार के ऑर्नामेंट्स यूज कर रहे हैं। जेस्पर का यूज कर रहे हैं, सैल्साडोमोनी का यूज कर रहे हैं, अगेट का यूज कर रहे हैं। कायथा कल्चर में हमें एक माइक्रो बीड्स का वो मिली है, टाइप ऑफ फ्रॉक स्टाइट, जो एक पॉट में मिलते हैं। पॉट से मिलते हैं, देखिए ये इस टाइप के बीड्स, छोटे छोटे बीड्स हैं, देखिए छोटे छोटे स्वीट्स हैं। ठीक है, इमाम गांव में हमें आइवरी मिलती है। हमें पायल मिलती है कॉपर की, जो पाँव में पहनते हैं आज के टाइम पे, एंकलेट कहते हैं इसको अपन लोग। ठीक है, टेराकोटा की क्राफ्ट्स मिलती हैं जहाँ पे हमें ह्यूमन फिगर मिलते हैं, बुल की फिगर मिलते हैं। हो सकता है ये कुछ रिलीजियस या रिचुअलिस्टिक रूप से इस चीज़ का यूज़ करते होंगे। ठीक है, हम आगे देखेंगे। हमें आर्ट एंड क्राफ्ट के एक पॉइंट पता चलता है कि इनके पास में टेक्सटाइल वर्क का भी नॉलेज आ रही है। यहाँ पे स्पिनिंग वीविंग कर रहे हैं, हमें पास में कहीं कहीं कॉपर का भी कॉटन का भी एविडेंस मिलने लगते हैं। नावाटोली में हमने बताया था डिस्क शेप ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। हमें जो लगता है शायद कॉटन का यूज करने के लिए बनाया जाता होगा। हमें वाइल्ड सिल्क मिलती है नेवासा के पास में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें ऐसे मिलते हैं कि जो हमें कॉपर ए से जोड़ते हैं। ठीक है, देखेंगे कॉपर के टाइम, कॉपर जब यूज हो रहा है, कॉपर एज चल रही है, इस टाइम पे सेटलमेंट कैसे रहे। ठीक है, सेटलमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जनरली बनास वैली के पास में जो वेस्टर्न रीजन मिल रहा है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल सेटलमेंट्स थे, बल्कि आहार और गिलुन के पास में हमारे पास में हेक्टर्स सेटलमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, और हमें पता चलता है यहाँ पे जो आहार में जो कल्चर चल रहा था, आहार कल्चर जो था हमारा, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो हाउसेस में रह रहे हैं, जहाँ पे हाउस स्टोन के बनने लगे। मालवा के जो रीजन है, नावाटोली, यहाँ पे हमें लास्ट साइट्स मिल रही हैं। इमाम गांव में हमें हाउसिंग पैटर्न में प्लानिंग भी समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग यूज कर रहे हैं वो लोग सेटलमेंट की। आप जब इंडस वैली देखेंगे तो आपको इंडस वैली पता चलेगा ना कि ये लोग अच्छे वेल प्लान्ड रह रहे थे। यहाँ पे ये भी था, जो उनके सेटलमेंट से बहुत अच्छे प्लान थे। तो यहाँ से कुछ ना कुछ हिंट समझ में आ रही है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है चालुक्य फेज में। जनरली यहाँ पे हमें बर्न ब्रिक्स मिलने लगते हैं, नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे कहीं कहीं पे जगह है हमें बर्न ब्रिक और वाटर डॉब्स हाउसेस और ट्रेस्ट हाउसेस मिलते हैं। देखिए ये है ट्रेस्ट हाउस का एग्जाम्पल। ठीक है, इमाम गांव में हमारे पास में पिट्स हाउसेस मिलते हैं, जहाँ पे लार्ज हाउसेस दिख रहे हैं जो ओवल और सर्कुलर पिट्स में दिखते हैं कि चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, इसके बाद में रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिस से हमारे पास में कई इमेजेस मिली हैं, जैसे मदर गॉडेस का एग्जांपल लेके टेराकोटा वुमेन मिली है, जो कहा जाता है कि फर्टिलिटी को लेके पूजा करी जाती होगी इसकी। और ये जो मिली है विदाउट हेड मिली है, देखिए ये उपेंद्र मैम की बुक में है। ठीक है, ये हमें नेवासा एवं गांव के पास मिलता है। यहाँ पे मालवा राजस्थान में हमें बुल के इमेजेस मिलने लगते हैं, देखिए बुल के इमेजेस मिल रहे हैं। ये आगे जाके मिंडस वैली के पास में चीज़ समझ में आएंगी। बरियल प्रैक्टिस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए चालुक्य फेज में जो बरियल प्रैक्टिसेस है बहुत कॉमन हो गई थी, हमें न्यूलिथिक में भी बरियल प्रैक्टिस बहुत इजीली मिलती है। यहाँ पे जनरली जो ओरिएंटेशन था, यहाँ पे हेड रहता है बरियल का, वो नॉर्थ में रहता है, लेग साउथ की तरफ रहते हैं। बट कुछ कुछ बरियल्स मिले हैं जो पिट्स में हैं, बट बहुत कम हमें ऐसे मिले जो कोर्ट यार्ड में मिलते हैं। हमें ग्रेव गुड्स के एग्जांपल मिलते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमें रखे मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, हमें जोरवे पीरियड में एक अडल्ट मिलता है, अडल्ट बरियल मिलते हैं। कई सारे ऐसे मिलते हैं जहाँ पे उनका एंकल को तोड़ दिया जाता है। एंकल मतलब कि पाँव को तोड़ दिया जाता है। हो सकता है रिचुअल हो, और हो सकता है मानते हो कि भाई अगर व्यक्ति का पाँव तोड़ देंगे तो फिर वापस चल के नहीं आ पाएगा। तो ये पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे जो एक रिचुअल के हिसाब से उनके पाँव को काट दिया जाता है। कई रीजनल वेरिएशंस मिलते हैं, बरियल्स में भी रीजनल वेरिएशंस हैं। जैसे महाराष्ट्र में जब आप देखेंगे तो बॉडी को नॉर्थ से साउथ में रखा जाता है, और साउथ में जो डेक्कन वाला फेज आ रहा है और नीचे आते हैं तो ईस्ट वेस्ट पोजीशन में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बरियल में भी रीजनल वेरिएशन मिल रहे हैं। ठीक है, इमाम गांव में एक हमें बरियल मिलता है, अर्न बरियल। यहाँ पे क्या होता है, एंकल को मतलब काटा नहीं गया है। तो यहाँ पे बरियल में भी हमें पता चल रहा है कि दे आर नॉट फॉलोइंग अ यूनिफॉर्म पैटर्न, अलग अलग पैटर्न है। जो 4 लेग्ड बरियल है, देखिए अर्न बरियल कैसा, ये देखिए ये वाला। इस बरियल को पॉट के अंदर बनाया गया है, पॉट के अंदर स्केलेटन हम लोग को मिला है, बरियल्स के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इसके जो बरियल के पाँव हैं वो टूटे नहीं मिलेगा एंकल। तो कह सकते हो कि भाई ये एक सोशल सर्टिफिकेशन में दिख रहा है कि भाई कोई बहुत बड़ा दिग्गज इंसान होगा, बहुत बड़ा बाहुबली होगा इसका। लोगों ने कहा होगा भाई ये हमारे पास वापस आएंगे, तो इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे ही हैं जो वापस आ जाएं। और इनका बरियल भी स्पेशल बनेगा, देखिए बरियल भी अलग टाइप का कुछ दिख रहा है, पॉट में बरियल बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे पास में कई सारे बरियल में भी रीजन वेरिएशंस मिलते हैं। आगे देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, मतलब बरियल के पैटर्न को देख के हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल इनक्वालिटी होगा। सोशल इनक्वालिटी का पॉइंट हम न्यूलिथिक से भी देखते आ रहे हैं कि न्यूलिथिक में कई पॉइंट समझ में आते हैं, सोशल इनक्वालिटीज थी। हम देखेंगे लार्जर सेटलमेंट्स भी हैं, कहीं कहीं में स्मॉलर सेटलमेंट्स भी हैं।
तो हम एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि लार्ज सेटलमेंट्स वाले डोमिनेट करते हैं स्मॉल सेटलमेंट वालों को, ठीक है। हमें रेक्टेंगुलर हाउस मिलते हैं और कहीं कहीं तो राउंड हट्स भी मिलती हैं, तो हो सकता है इनमें भी डिफरेंस चल रहा हो। हमें फोर्टिफिकेशन भी दिख रहा है। फोर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ पे, इमाम गांव, ईरान, कई ऐसे साइट्स मिल रही हैं एमपी में जहाँ पे फोर्टिफिकेशन है, जहाँ पे लोगों ने बगल बगल में पानी भरा है या फिर दीवार खड़ी करके रखी है प्रोटेक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं हो सकता है कि आपस में वॉर भी होती होगी, फाइट होती होगी आपस के कल्चर्स में, कि कोई आ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हमें कैसे एविडेंस मिलते हैं। अब देखिए चालुक्लिति की कई लिमिटेशंस भी हैं। आर एस शर्मा सर भी कहते हैं लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या, कि भाई इन लोगों के पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था बट ये इंडस वैली के लोगों से नहीं सीख पाए। कैसे? एक तरफ आपके इंडिया में इंडस वैली ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे ये लोग ब्रॉन्ज की तरफ जाने लगे हैं, ये लोग अर्बनाइजेशन करने लगे हैं, ये लोग एक प्रॉपर सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो हम आगे जाके वर्ड को आगे समझेंगे फिर से। और एक साइड में चारों कल्चर्स हैं जो अपने आप में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ये पॉइंट आ रहा है कि आपके बगल में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है बट आप डेवलप नहीं हो पा रहे हो। आपके पास में कॉपर है, आप बल्कि कॉपर इंडस वैली को दे रहे हो, खेतरी ऐसे साइड में कॉपर इंडस वैली को दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो आपकी चीज से वो फायदा कर रहे हैं। मतलब ये पॉइंट समझ के चलिए कि आपकी कार से सामने वाला कार चलाना सीख गया बट आपको खुद कार चलाना नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हमें समझ में आ रहे हैं कि लोग इंडस वैली से सीखे नहीं, आसपास के कल्चर से इन लोगों ने अपने आप को एडवांस नहीं किया, लोग सीख नहीं पाए, बट इनके रिसोर्सेज से कहीं ना कहीं आसपास के लोगों ने अपना डेवलपमेंट किया। अब ये टिन का यूज नहीं जानते थे, जैसे अपन ने जाना कि भाई ये लोग जब इंडस वाले टिन यूज कर रहे हैं तो आप भी टिन यूज कर सकते थे ना, आप भी एक्सप्लोर करते टिन के बारे में, बट इन्होंने टिन का यूज नहीं किया तो ये ब्रॉन्ज की तरफ नहीं जा पाए, ठीक है। अब इंडस के पास में राइटिंग आ गई थी बट यहाँ पे चालुक्लिथिक पीपल राइटिंग की तरफ भी डेवलप नहीं हो पाए, तो इनके पास में राइटिंग तो थी नहीं। भले ही हम इंडस की स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं बट राइटिंग तो थी, यूनिफॉर्म राइटिंग थी। यहाँ पे तो भाई राइटिंग ही भी नहीं मिल रही है। तो मतलब ये कह पा रहे हो, जब भाई आप बगल बगल में सेम फेज में ग्रोथ कर रहे हो तो आप ग्रोथ क्यों नहीं कर पाए। तो कई पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि जिनकी लिमिटेशंस हैं कि जो चालुक्लिथिक एज था ये रूरल में ही रह पाए, ये अर्बनाइजेशन नहीं कर पाए। अब इस चीज़ को फिर से हम अपनी पूरी क्लास को लास्ट में एनालिसिस करते हैं कि हमें पे टाइमलाइन के बारे में जाना, हमने कॉपर का कैसे यूज होता है, कैसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके बारे में जाना, हमने इंट्रोडक्शन देखा, पीवाई की एनालिसिस देखा कि कैसे इंपॉर्टेंस है हमें चैप्टर का फ्रॉम पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमने पूरी इंडिया को दो फेजेस में देखा, चालुक्लिथिक फार्मिंग फेज में देखा, चालुक्लिथिक कॉपर होर्ड्स में देखा। फार्मिंग में हमने अपनी वेस्ट साइड रखी और चालुक्लिथिक कल्चर में हमने अपनी ईस्ट साइड रखी, ठीक है। दोनों साइड्स के बारे में हमने देखा। यहाँ पे जो कल्चर्स आ रहे थे, देखिए समराइज करें, ये जो हमारी कल्चर है, यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ पे हमने देखा कि ब्लैक एंड रेड वेयर का यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास में ओसीपी मिलता है, ऑकरी कलर पोट्री मिलती है। ये जो कल्चर है चालुक्लिथिक कॉपर होर्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डोमिनेटली चल रहा है वो फार्मिंग कल्चर चल रहा है, चालुक्लिथिक फार्मिंग कल्चर चल रहा है, ठीक है। इनके बीच में भी हमें कहीं कहीं ओवरलैप मिल रही है चीजें, कि एक दूसरे इंटरेक्शन है, तो कहीं कहीं हम कह पा रहे हैं कि कनेक्टेड है चीजें, ठीक है। और यहाँ पे आज भी हमें बहुत सारी कॉपर की साइट्स मिल रही हैं। तो हाँ, और पैरेलली हमारे यहाँ पे इंडस वैली चल रही है। इंडस वैली में हम ब्रॉन्ज की तरफ भी जा रहे हैं बट हम अभी भी टिन का यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, हम उनसे स्क्रिप्ट के पैटर्न नहीं सीख पा रहे हैं, बल्कि कॉपर एज पूरा पैरेलल उनके चलता है। अब कॉपर के बारे में थोड़ा सा कनेक्शन हम जब इंडस वैली पढ़ेंगे तो फिर से हम थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो इंडस वैली को इन्होंने पूरा देखा है बट अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने जाना। फिर इसके बाद में सेलिएंट फीचर्स में पूरी कॉपर एज को एक ब्रॉड एस्पेक्ट से अपने नजरिए को गैलरी आउट करके, जूम आउट करके देखा कि कॉमन चीजें क्या है। तो पहले साइलेंट फीचर्स में हमने दोनों के बारे में एनालिसिस किया, बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में देखा, हमने रिलीजियस कल्ट्स के बारे में देखा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या क्या चीजें आ रही हैं। पोट्री के बारे में पता होना चाहिए, पोट्री में भी रीजन वेरिएशंस क्या थे इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हमें ये जानने के पता चलता है कैसे पोट्री लाइफ स्टाइल और कल्चर के बारे में बता रही है, इसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। और कैसे चालुक्लिथिक कल्चर डेवलप हो रहे हैं। हम रीजन वेरिएशंस पे एक न्यूलिथिक में क्वेश्चन आ चुका है, तो आगे भी हो सकता है आ जाए, तो हमें धीरे धीरे करके बरियल प्रैक्टिसेस, न्यूलिथिक कल्चर्स के बारे में देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं भी अपनी इंडस वैली के बाद में एक मैपिंग का वीडियो बनाऊं, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊं जहां पे हम ग्रिड सिस्टम के हिसाब से मैपिंग करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है, जहां पे जो आपका भी एनालिसिस पॉइंट है उसको मैपिंग के साथ कोरिलेट कर पाऊं। तो वहां पे हम एनालिसिस पे नहीं जाएंगे, हम बुक की लैंग्वेज को रेफर नहीं करेंगे, बुक के पॉइंट्स को रेफर नहीं करेंगे, हम वहां पे मैप्स देखेंगे, मैप पे पॉइंट करके देखेंगे चीजें कैसे क्या चीजें चल रही हैं, और हर एज को मैप पे डालने की कोशिश करेंगे, इंपोर्टेंट साइट्स पढ़ेंगे और साइट्स में एक जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो देखेंगे। क्योंकि देखिए जो प्री हिस्ट्री का फेज है, प्री हिस्ट्री का फेज जनरली मैप बेस्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एनालिसिस तो हमने किया ही है, एग्रीकल्चर वाला हमने न्यूलिथिक में देखा है, चालुक्लिथिक के बारे में थोड़ा जान लिया है,
तो मैप को हम आगे नेक्स्ट एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा फ्यूचर में, तो उसमें हम मैप को लेकर डील करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो के बाद में, इस सेशन के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आर एस शर्मा को थोड़ा पढ़ के देखिए या फिर उपिंदर मैम को पढ़ के देखिए। बट उपिंदर मैम के साथ क्या है कि बहुत ज़्यादा स्केटेड मटेरियल है, बहुत ज़्यादा ही स्केटेड है कि कुछ टॉपिक आपको न्यूलिथिक चार्कोलिथिक आपको दूसरे चैप्टर मिलेंगे, फिर आपको कहीं और मिलेगा, आपको इंडस वैली के बाद कई पॉइंट्स मिल रहे हैं आर कल्चर के बारे में। तो थोड़ा आप इस टॉपिक के बाद में आर एस शर्मा सर को रेफर करके देखिए, बहुत उनने कंपाइलेशन फॉर्म में कंटेंट दे दिया है। तो जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिख रहे हैं वहां से डील करिए। एक ओवरव्यू एक एनालिसिस मैंने आपको देने की कोशिश करी, थोड़ा इजी बनाने की कोशिश किया है। अब शायद आपको आर एस शर्मा कंटेंट समझ में आ जाए। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो भी आपकी रिव्यूज और फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं।